The Silver Screen presenting I Will Find You। सोचिए, एक पिता अपने ही बेटे की हत्या के आरोप में सालों से जेल की सजा काट रहा हो, लेकिन तभी उसे ऐसा सबूत मिलता है जो साबित करता है कि उसका बेटा शायद अभी भी जिंदा है। बस यहीं से वो जेल से भागने का फैसला करता है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बेटे को ढूंढना और उस खौफनाक सच का पर्दाफाश करना जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहानी की शुरुआत बोस्टन के लॉ प्रोफेसर डेविड बरोज से होती है, जिसे अपने 3 साल के बेटे मैथ्यू की बेसबॉल बैट से हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। उसके खिलाफ मजबूत सबूत और गवाह होने के बावजूद डेविड खुद को बेगुनाह बताता है। 5 साल बाद उससे मिलने उसकी पूर्व साली और पूर्व रिपोर्टर रेचल मिल्स आती है। वो उसे 6 फ्लैग्स में खींची गई एक हाल की तस्वीर दिखाती है, जिसमें पीछे खड़ा एक लड़का बिल्कुल बड़े हो चुके मैथ्यू जैसा दिखाई देता है। उसके जन्म का खास निशान देखकर डेविड को यकीन हो जाता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। लेकिन इस खुलासे के बाद एक कैदी और भ्रष्ट जेल गार्ड टेड वेसन दोनों डेविड को मारने की कोशिश करते हैं। डेविड ये बात जेल के वार्डन और पारिवारिक दोस्त फिलिप मैकेंजी को बताता है। फिलिप को भी शक होने लगता है कि डेविड बेगुनाह हो सकता है। वो डेविड के पिता लेनी से केस की फाइल मंगवाता है और फिर अपने बेटे एडम, जो डेविड का सबसे अच्छा दोस्त और बोस्टन पुलिस में सार्जेंट है, उसके साथ मिलकर डेविड को जेल से भगाने की योजना बनाता है। योजना के मुताबिक एडम खुद पर हमले का नाटक करता है। डेविड उसकी पुलिस यूनिफॉर्म पहन लेता है और फिलिप को बंधक बनाकर जेल से बाहर निकल जाता है। हालांकि जेल से निकलते ही मेन स्टेट पुलिस उनका पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। आगे क्या होगा? क्या डेविड अपने बेटे तक पहुंच पाएगा, या फिर एक और खतरनाक जाल उसका इंतजार कर रहा है? अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लॉ प्रोफेसर डेविड बरोज अपने ही 3 साल के बेटे मैथ्यू की हत्या के आरोप में 5 साल से जेल की सजा काट रहा था। लेकिन तभी एक तस्वीर से उसे पता चलता है कि उसका बेटा शायद अभी भी जिंदा है। इसके बाद कोई उसे सच तक पहुंचने से रोकने के लिए जान से मारने की कोशिश करता है। वार्डन फिलिप और उसका दोस्त एडम डेविड की बेगुनाही पर यकीन करते हैं और एक खतरनाक प्लान बनाकर उसे जेल से भगा देते हैं। लेकिन जेल से निकलते ही पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। अब आगे? फिलिप की मदद से डेविड पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता है, जहां रेचल उसे अपने साथ ले जाती है। रेचल बताती है कि डेविड को दोषी ठहराने वाली गवाह हिल्डे विंस्लो ने ट्रायल के बाद अपना नाम बदल लिया और न्यूयॉर्क में रहने लगी। वो ये भी बताती है कि मैथ्यू की पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि सिर्फ डीएनए के जरिए हुई थी। इसके बाद डेविड जेल गार्ड टेड का सामना करता है। टेड पहले ही डर के मारे अपने परिवार को कहीं और भेज चुका होता है। आत्महत्या करने से पहले वो डेविड को एक बर्नर फोन देता है, जिससे वो अपने बॉस स्टेफानो से बात करता था। तभी स्टेफानो का फोन आता है और वो मैथ्यू की मौत का मजाक उड़ाते हुए डेविड को धमकाता है। उधर डेविड को पकड़ने के लिए FBI के एजेंट मैक्स विलियम्स और सारा ग्रियर की टीम बनाई जाती है। मैक्स को डेविड की जेल सेल से केस की फाइल मिलती है, जिससे उसे फिलिप और एडम पर शक होने लगता है। वहीं सारा को पता चलता है कि टेड को पिछले 5 सालों से एक कैमैन आइलैंड्स की शेल कंपनी से पैसे मिल रहे थे। दूसरी तरफ डेविड और रेचल हिल्डे को ढूंढने न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। रेचल अपने एक्स बॉयफ्रेंड हेडन की खाली अपार्टमेंट में रुकने का इंतजाम कर लेती है, लेकिन हेडन CCTV कैमरे में डेविड को उसके साथ देख लेता है। इसी बीच खुलासा होता है कि स्टेफानो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है। वो डेविड की पूर्व पत्नी चेरिल के घर की तलाशी लेने पहुंच जाता है। इधर देर रात एडम के पास एक रहस्यमयी मैसेज आता है, जिसके बाद वो सीधे मैथ्यू की कब्र खोदने पहुंच जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में फिलिप और लेनी बात करते हैं कि उन्होंने मैथ्यू की हत्या में इस्तेमाल हुआ बेसबॉल बैट छिपा दिया था। उन्हें लगा था कि डेविड ने नींद में हुए एक हादसे के दौरान गलती से मैथ्यू को मार दिया था। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हिल्डे ने कोर्ट में झूठ बोलकर कहा कि उसने डेविड को वही बैट दफनाते हुए अपनी आंखों से देखा था।
उधर रैचल चेरिल को बताती है कि वह डेविड के साथ है और दोनों को यकीन है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा हो सकता है। इसी बीच FBI एजेंट सारा और मैक्स डेविड को हिल्डे से मिलने के दौरान पकड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रैचल जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवा देती है ताकि डेविड आराम से हिल्डे तक पहुंच सके। हिल्डे डेविड को सच बताती है कि बोस्टन के गैंगस्टर निकी फिशर के आदमी काइल उर्फ स्कंक ने उसकी बेटी का कर्ज माफ करने के बदले कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया था। सच बताने के बाद वह डेविड को वहां से भागने में भी मदद करती है, लेकिन उसके जाते ही स्कंक को फोन कर देती है। दूसरी तरफ एडम बताता है कि वह डेविड की बेगुनाही साबित करने के लिए मैथ्यू की कब्र से नया DNA सैंपल लेने गया था, लेकिन कब्र के अंदर ताबूत ही खाली निकला। ये देखकर फिलिप, लेनी और एडम पूरे मर्डर केस की दोबारा जांच शुरू कर देते हैं। इधर एक अमीर महिला गर्ट्रूड पेन चेरिल से मिलकर उसके फाउंडेशन को बड़ी रकम दान देती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह स्टेफानो के साथ मिलकर काम कर रही है। स्टेफानो उसे बताता है कि मैथ्यू वाली तस्वीर अब रैचल के पास है और वह पुलिस की हिरासत में है। एपिसोड के आखिर में सबसे बड़ा खुलासा होता है। मैथ्यू जिंदा दिखाई देता है। वो समुद्र किनारे खेल रहा होता है और एक महिला उसे थियो नाम से बुलाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत में डेविड हेडन को बताता है कि रैचल FBI की हिरासत में है। वो ये भी कहता है कि उसे यकीन है कि मैथ्यू को माफिया ने अगवा किया था। साथ ही वह खुलासा करता है कि उसने हिल्डे से स्कंक को न्यूयॉर्क बुलवाया है। उधर FBI रैचल से उस तस्वीर का सच जानने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। तभी हेडन $1 मिलियन की जमानत भरकर उसे रिहा करवा देता है। दूसरी तरफ लेनी, फिलिप और एडम को पता चलता है कि मैथ्यू की कथित मौत वाली रात चेरिल के बॉस और मौजूदा पति रोनाल्ड ड्रीसन ने झूठ बोलकर उसे ऑफिस बुलाया था। लेनी यह बात चेरिल को बता देता है। जब वह रोनाल्ड से सवाल करती है तो वह सब कुछ नकार देता है, लेकिन बाद में चुपके से लेनी का छोड़ा हुआ वॉइसमेल उसके फोन से डिलीट कर देता है। इधर स्कंक हिल्डे से मिलने वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क पहुंचता है, जहां डेविड पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों के बीच झड़प हो जाती है। इसी दौरान स्कंक हिल्डे की हत्या कर देता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। डेविड उसे अगवा करके सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। मारपीट के बाद स्कंक सिर्फ इतना कहता है कि अगर सच जानना है तो अपने पिता से पूछो कि निकी फिशर को मैथ्यू की जरूरत क्यों थी। इसके बाद डेविड किसी तरह FBI से बचकर निकल जाता है। उधर फिलिप और लेनी को पता चलता है कि निकी फिशर का रोनाल्ड से पुराना संबंध था। उसने रोनाल्ड को मेडिकेयर फ्रॉड केस में गवाही देने से भी डराया था। इसी बीच खुलासा होता है कि हेडन गर्ट्रूड का बेटा है और स्टेफानो के जरिए गर्ट्रूड को पता चल चुका है कि वह डेविड की मदद कर रहा है। एपिसोड के आखिर में FBI एजेंट सारा तस्वीर में मैथ्यू को पहचान लेती है। वहीं लेनी निकी फिशर के बेटे लियम की फाइल देख रहा होता है। तभी अचानक एक हथियारबंद आदमी उसके सामने आ जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत 5 साल पहले की घटना से होती है, जहां स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित एक अनाथालय से मार्टिन बिशफ नाम का एक अनाथ बच्चा अचानक गायब हो जाता है। इस केस की जांच कर रहे डिटेक्टिव म्यूलर को वर्तमान में FBI एजेंट सारा की तरफ से मैथ्यू जैसे लापता बच्चों की जानकारी मांगी जाती है। जांच के दौरान मार्टिन का चेहरा मैथ्यू से मिलता जुलता दिखाई देता है। उधर डेविड की आंटी सोफी बताती हैं कि लेनी, जो अंतिम स्टेज के कोलन कैंसर से जूझ रहा है, अचानक लापता हो गया है। बाद में FBI सोफी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो कहती है कि निकी फिशर ने ही लेनी का अपहरण किया होगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने मैथ्यू को गायब किया था। इधर FBI स्कंक को छोड़ देती है और उसका पीछा करने लगती है ताकि वो उन्हें डेविड तक पहुंचा सके। दूसरी तरफ डेविड फिशर की बेटी लीना का अपहरण करके मैथ्यू के बदले सौदा करना चाहता है, लेकिन तभी स्कंक उसे रोक देता है। तभी एडम वहां पहुंचता है और डेविड को निकी फिशर के पास ले जाता है। यही खुलासा होता है कि एडम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में फिशर के लिए काम कर रहा है। उधर रोनाल्ड चेरिल को सच बताता है कि उसने उस रात झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उसे चेरिल से प्यार था। इसी बीच रैचल चेरिल को मैथ्यू वाली तस्वीर भी दिखा देती है। दूसरी तरफ गर्ट्रूड ऐसा इंतजाम करती है
कि रैचल और डेविड की मदद करने के बावजूद हेडन किसी मुसीबत में न फंसे। वहीं स्टेफानो रैचल को रास्ते से हटाने की बात करता है, लेकिन हेडन फिर भी रैचल की मदद करता है और उस फोटोग्राफर से तस्वीरें हासिल कर लेता है जो उस दिन मौके पर मौजूद था। इसी दौरान गर्ट्रूड FBI की वरिष्ठ अधिकारी जूली डिसूजा से भी मिलती है। वहीं आखिर में एडम और डेविड निकी फिशर के प्राइवेट जेट से की वेस्ट भाग निकलते हैं। FBI उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मुठभेड़ के दौरान स्कंक एजेंट मैक्स को गोली मार देता है, जिसके बाद सारा स्कंक को वहीं ढेर कर देती है। एपिसोड 6 की शुरुआत में एजेंट मैक्स अस्पताल में भर्ती होता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। इसी बीच सारा को डिटेक्टिव म्यूलर से मार्टिन बिशफ की पूरी फाइल मिल जाती है। उधर डेविड निकी फिशर के ठिकाने पर पहुंचता है, जहां लेनी को बंधक बनाकर रखा गया होता है। वहीं उसे पता चलता है कि 10 साल पहले लेनी और फिलिप ने फिशर के बेटे लियम को जेल भिजवाया था, जहां उसकी मौत हो गई। उसी समय एडम ने अपने परिवार की जान बचाने के लिए मजबूरी में फिशर का पुलिस के अंदर मुखबिर बनने का सौदा किया था। फिशर डेविड से कहता है कि अगर वो अपने पिता को मरवाने के लिए तैयार हो जाए तो बदले में उसे मैथ्यू मिल जाएगा। डेविड रोते हुए भी ये शर्त मान लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सिर्फ उसकी बेगुनाही परखने का एक इम्तिहान था। इसके बाद फिशर साफ कर देता है कि उसने मैथ्यू का अपहरण नहीं किया था। उसने सिर्फ बदला लेने के लिए झूठी गवाही दिलवाकर डेविड को जेल भिजवाया था। साथ ही वह डेविड से कहता है कि अगर सच जानना है तो उसे अपनी और चेरिल की पुरानी जिंदगी में झांकना होगा। दूसरी तरफ रैचल 6 फ्लैग्स वाले फोटोग्राफर से गायब तस्वीरों के बारे में पूछताछ करती है। तभी स्टेफानो उस पर हमला कर देता है और एक पुलिस अफसर की हत्या कर देता है, लेकिन समय रहते हेडन रैचल की जान बचा लेता है। इसके बाद स्टेफानो, जो खुद एक डिटेक्टिव निकलता है, उस पुलिस अफसर की मौत का इल्जाम डेविड पर डाल देता है। उधर चेरिल को भी यकीन हो जाता है कि मैथ्यू जिंदा है। वो फिलिप को मैथ्यू के बालों का एक गुच्छा देती है ताकि पुराने DNA रिकॉर्ड से मिलान करके पता लगाया जा सके कि पहले की रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ हुई थी या नहीं। बाद में डेविड बोस्टन लौटकर रैचल से कहता है कि हो सकता है मैथ्यू उसका असली बेटा ही ना हो, क्योंकि चेरिल ने मां बनने के लिए किसी डोनर की मदद ली हो। दोनों जांच करते हुए पता लगा लेते हैं कि वह डोनर जैकब हेलर नाम का बदनाम डॉक्टर था, जो पेन परिवार के क्लिनिक से जुड़ा हुआ था और अब चेरिल के साथ काम कर रहा है। इसी बीच हेडन डेविड और रैचल को समय दिलाने के लिए खुद गिरफ्तार हो जाता है। वहीं एपिसोड के आखिर में स्टेफानो जैकब हेलर का सामना करता है और कहता है कि अब गर्ट्रूड भी उसे नहीं बचा पाएगी। एपिसोड 7 की शुरुआत 5 साल पहले की घटना से होती है, जहां स्टेफानो गर्ट्रूड को बताता है कि डेविड को फंसाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तभी डॉक्टर जैकब हेलर उसे एक दस्तावेज देता है, जिसे पढ़ने के बाद गर्ट्रूड तुरंत जला देती है। वर्तमान में हेडन एक समझौते के बाद जेल से रिहा हो जाता है। वहीं रोनाल्ड मन मारकर डेविड और रैचल की मदद करता है और दोनों को अस्पताल के अंदर पहुंचाता है ताकि वे हेलर का सामना कर सके। लेकिन तभी चेरिल बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि हेलर उसका डॉक्टर था ही नहीं और जब कृत्रिम गर्भाधान हुआ था तब वो पहले से ही गर्भवती थी, यानी मैथ्यू डेविड का ही असली बेटा है। उधर डिटेक्टिव म्यूलर सारा से मिलने बोस्टन पहुंचता है और बताता है कि जिस अनाथालय से मार्टिन गायब हुआ था उसे पेन परिवार फंड करता था। इसके बाद सारा म्यूलर से उस शेल कंपनी की जांच करवाती है जो टेड को पैसे भेज रही थी। जांच के दौरान म्यूलर गर्ट्रूड और हेडन का सामना करता है और उसे पता चल जाता है कि वही शेल कंपनी गर्ट्रूड के दिवंगत पिता के नाम पर बनाई गई थी। लेकिन सच सामने आने से पहले ही हेडन उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। इधर रैचल को 6 फ्लैग्स की गायब तस्वीरें मिल जाती हैं। उन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि हेडन मैथ्यू का हाथ पकड़कर घूम रहा था। इसके बाद चेरिल कबूल करती है कि उसने क्लिनिक में रैचल के नाम का इस्तेमाल किया था। तभी डेविड और रैचल समझ जाते हैं कि हेडन ने यह सोचकर हेलर को पैसे दिए थे कि वो रैचल को उसके बच्चे की मां बनाएगा, लेकिन गलती से चेरिल गर्भवती हो गई और सालों बाद हेडन ने उसी बच्चे यानी मैथ्यू का अपहरण कर लिया। दूसरी तरफ एजेंट सारा को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसकी बॉस जूली उस DNA टेस्ट को भी रद्द कर देती है जो यह साबित कर सकता था कि मारा गया बच्चा मैथ्यू नहीं बल्कि मार्टिन था।
एपिसोड के आखिर में सारा, डेविड, रैचल और चेरिल का सामना करती है। आखिरी एपिसोड की शुरुआत 5 साल पहले की घटना से होती है, जहां हेडन अगवा किए हुए मैथ्यू को अपने घर लेकर आता है। वर्तमान में एजेंट सारा को यकीन हो जाता है कि डेविड पूरी तरह बेगुनाह है, इसलिए वो डेविड और रैचल के साथ मिलकर मैथ्यू को बचाने का फैसला करती है, क्योंकि हेडन उसे लेकर देश छोड़ने की तैयारी कर चुका होता है। इसी बीच चेरिल फिलिप द्वारा कराए गए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट एजेंट मैक्स को देती है, जिससे आखिरकार साबित हो जाता है कि डेविड निर्दोष था। उधर रैचल हेडन का ध्यान भटकाने के लिए उसका सामना करती है। हेडन कबूल करता है कि उसने हेलर को पैसे दिए थे, क्योंकि उसे लगा था कि रैचल उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन सालों बाद जब उसने एक पार्टी में मैथ्यू को देखा तो उसे यकीन हो गया कि वही उसका बेटा है, इसलिए उसने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद रैचल गर्ट्रूड से सच उगलवाती है। गर्ट्रूड बताती है कि पितृत्व जांच डीएनए टेस्ट से पहले ही उसे पता चल गया था कि मैथ्यू हेडन का बेटा नहीं है। ये सच सुनते ही गुस्से में हेडन अपनी ही मां गर्ट्रूड की हत्या कर देता है। इसी दौरान सारा स्टेफानो को मार गिराती है। फिर वह और डेविड मिलकर मैथ्यू को सुरक्षित बचा लेते हैं, लेकिन भागते समय हेडन डेविड को गोली मार देता है। इसके तुरंत बाद सारा हेडन को भी ढेर कर देती है। आखिरकार डेविड पर लगा हत्या का आरोप पूरी तरह हटा दिया जाता है। सारा को उसके रिटायर हुए पिता की जगह प्रमोशन मिल जाता है और वह डेविड के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखती है। दूसरी तरफ रोनाल्ड और चेरिल फिर से एक हो जाते हैं और उनके घर एक बेटी का जन्म होता है। रैचल इस पूरे केस पर एक बेस्ट सेलर किताब और मैगजीन स्टोरी लिखती है। वहीं एडम पुलिस की नौकरी छोड़कर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन जाता है, जिसके बाद निकी फिशर भी उसमें अपनी दिलचस्पी खो देता है। 8 महीने बाद डेविड अपने पिता लेनी की अंतिम श्रद्धांजलि सभा में शामिल होता है। अब वह चेरिल के साथ मिलकर धीरे धीरे ठीक हो रहे मैथ्यू की परवरिश कर रहा होता है। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो अगली कहानी के लिए तैयार रहता है। अगर आप भी हर हफ्ते ऐसी दमदार हॉलीवुड फिल्मों की पूरी कहानी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक नया अनुभव लेकर आता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।